नमस्कार दोस्तों, आज इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। चंद्रशेखर सिंह पेशे से एडवोकेट भी हैं और बीजेपी के युवा नेता। आइए हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर और सरकार की क्या नीति रहेगी 2022 के चुनाव को लेकर के। इस टाइम किस तरीके की राजनीति है उत्तर प्रदेश में। जी नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और विशेष मुद्दा इस समय चल रहा है, जो ज्वलंत मुद्दा है किसानों का मुद्दा। 2022 चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयारी कर रही है 2022 के चुनाव में। जो आपने बताया कि किसानों का मुद्दा, किसान का मेन मुद्दा जो है वो उनका मुद्दा नहीं है। ये बिचौलिए इस समय परेशान हैं। बिचौलियों को लेके आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियां, पंजाब के तमाम दल परेशान हैं। एक्चुअली लोग अभी इस बिल और कानून को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तमाम पार्टियां लोगों में भ्रम पैदा कर रही हैं। एक्चुअली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसे तमाम स्टेट हैं जहां सरकार क्रय करती है। पंजाब में सरकार बिचौलियों के माध्यम से तय करती थी रेट, और बिचौलियों के माध्यम से लिया करती थी, और बिचौलिए उसमें 8% अपना कमीशन लिया करते थे। एक्चुअली सरकार ने पूरे देश के लिए एक बिल लाया है किसानों के लिए, जिसमें सीधे या तो सरकारी संस्थान में या तो प्राइवेट सेक्टर में आप अपने अनाज को खुद बेच सकते हैं। रहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे हम अपना घर बना के, अपनी दुकानें बना के किराए पे दे सकते हैं, हम अपना खेत भी किसी को किराए पे दे सकते हैं। आज की डेट में आप अपनी पर्सनल रूप से ज़मीन भी किसी को किराए पे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़मीन और मकान किराए पे नहीं दे सकते। इस तरह आप अपने खेत को भी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे सकते हैं। और बिचौलियों का जो 8% कमीशन मारा जा रहा है, एक्चुअली पंजाब में है क्या कि वहाँ यूरिया आधारित खेती ज़्यादा है, वो सरकारी पैमाने पे खरी नहीं उतरती। बिचौलिए फिर अपने माध्यम से उसको लेते हैं, 8% कमीशन उसमें काट के, और वो फिर सरकार को ही वापस करते हैं। तो ऐसे में उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसीलिए आंदोलन है। आंदोलन की फंडिंग वैसे ही हो रही है जैसे एनआरसी के संदर्भ में फंडिंग हुई थी। एनआरसी का मुद्दा जब लोगों ने समझा तो समाप्त हुआ। अब वही लोग किसानों के पीछे पड़े हुए हैं। किसान वहाँ एक्चुअली है नहीं, किसान के पीछे वो दलाल बैठे हैं जो किसानों को दिग्भ्रमित किया करते थे। और ये मुद्दे तो बस धीरे धीरे किसान अब समझ रहा है। आंदोलन अपने रूप में ख़त्म होने जा रहा है और चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। और सरकार हर तरह से किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन इन दलालों और बिचौलियों की बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। और रहा 2022 में माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उसमें राम मंदिर जैसा भव्य एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, और उसमें कार्य प्रगति पे चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस चल रहा है, गोरखपुर पूर्वांचल लिंक रोड चल रहा है। तमाम योजनाएं सरकार को आप न्यूज़ चैनलों पे देखते होंगे। माननीय योगी जी प्रतिदिन तमाम लोगों को पत्र दे रहे हैं नौकरी ज्वाइन करने के लिए। ये लगातार सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। तो सरकार निस्संदेह जाति धर्म से ऊपर उठ के काम कर रही है। इसलिए 2022 का चुनाव इस बार की तुलना में और प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, हमारा एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी लगातार ये चीज़ कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी लगातार उनके कार्यों का फीता काटते हैं और उन्हीं की योजनाओं को अपनी योजना बताते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार नए नए कार्य कर रही है, लेकिन अधूरे जो कार्य हैं, जो लास्ट टाइम में माननीय अखिलेश जी करते उन्होंने भूमि पूजन तो किया, सरकार के पास पैसे नहीं थे, लेकिन क्या वो अगर कुछ पैसा उस मद में खर्च हो चुका है तो सरकार उसको पूरा कराने का काम कर रही है। और अगर सरकार उसको अधूरा भी छोड़ देगी तो भी आप एलिगेशन लगाएंगे कि नहीं, उनके किए हुए कार्यों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो वो पैसा सरकार का था, न कि अखिलेश यादव का। सरकार का पैसा था, अखिलेश जी ने उसका भूमि पूजन किया, कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन कार्य समाप्ति के लिए और ज़्यादा फंडिंग की जरूरत है। अगर कोई कार्य 10%, 20% हुआ है तो उसमें 80% की और ज़रूरत है। तो आपका पैसा, हमारा पैसा जो सरकार के पास जाता है, उसी से अखिलेश जी भी काम किए थे, उसी से माननीय योगी जी भी काम कर रहे हैं। और कार्य को खत्म कराना ये कहीं गुनाह नहीं है। अखिलेश जी के कार्यों को खत्म कराएंगे और नए कार्य दिन प्रतिदिन शिलान्यास हो रहे हैं और उस कार्य को प्रगति से किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि अखिलेश जी के कार्यों को बंद कर दिया जाएगा तो समाज में एक आवाज़ उठेगी कि नहीं, माननीय अखिलेश जी ने जो कार्य किए थे, क्योंकि सामाजिक काम है, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों का सवाल है, तो वो तो पक्का है कि उस कार्य को संपन्न किया जाएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने
स्टार्ट किया हो या बहुजन समाज पार्टी ने स्टार्ट किया हो। कार्य को संपादित करके सभी सपा सरकार में दी गई नौकरियां अगर नहीं पूरी हुई, इस सरकार में उनको कंप्लीट किया जा रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार सबकी है, सबके लिए काम करेगी, जात धर्म से ऊपर उठ के काम कर रही है। और एक चीज़ सर हम जानना चाहते हैं कि अभी 2022 के चुनाव में AIMIM पार्टी भी शामिल हो रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, और आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है, और चंद्रशेखर आज़ाद की भी पार्टी भीम आर्मी पार्टी वो भी शामिल हो रही है। तो ऐसे में कितनी चैलेंजिंग रहेगा 2022 का चुनाव? हम तो स्वागत करते हैं वैशी जी को, रावण जी को और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आवे, वो भी अपनी हैसियत का आकलन कर ले। यहाँ योगी और मोदी की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इन लोगों की आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती हैं, 2-4 सीटें पाती हैं, नहीं पाती हैं, वो भी लोग आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, सीटें पाएंगे नहीं पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से ये ताकतें बिल्कुल नहीं रोक सकती। तो बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं रहेगा किसी भी तरीके से? बीजेपी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, जात धर्म से ऊपर उठ के चुनाव लड़ रही है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मनोज सिसोदिया जी अभी आए थे लखनऊ में, उनको एक तरीके से चैलेंज दिया गया था कि वो उत्तर प्रदेश के स्कूलों को देखना चाहते हैं। तो स्कूलों के ऊपर किस तरीके का काम हुआ, शिक्षा को लेकर किस तरीके से काम हुआ है योगी सरकार? मनीष सिसोदिया और जहाँ तक मुझे लगता है उनके आने का इरादा राजनीतिक था। शिक्षा जगत से उनका कोई लेना देना नहीं था। उनके आने के तमाम प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल को इस सरकार ने अचानक वो आते प्रोटोकॉल मेंटेन लोकल प्रशासन नहीं कर पाई, इसलिए उनको रोकने का प्रयास किया गया। और उनको रोकने का प्रयास सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि सुरक्षा को कोई खतरा न हो। अभी हमारे JP नड्डा जी पश्चिम बंगाल गए, पूरा प्रोटोकॉल था, उसके बाद भी ममता जी की सरकार ने उनके खिलाफ साजिश रची, उनके ऊपर हमले हुए, उनकी जान भी जा सकती थी, जिसमें आप 3 IAS वहाँ से हटा दिए गए। ये आपके सामने उदाहरण है। तो ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति मनीष सिसोदिया जी के अचानक आने से उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करना चाहती थी। और शिक्षा जगत की जहाँ तक बात किया जाए, तमाम भर्तियाँ हो रही हैं, आपके सामने भर्तियाँ हो रही हैं, शिक्षा में सुधार हो रहा है। जो 60 सालों की बिगड़ी हुई व्यवस्था है, 1, 2, 3 सालों में नहीं सुधर सकती, उसके लिए थोड़ा समय दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। 5 साल तो अरविंद केजरीवाल जी को भी मिला था, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा में सुधार किया, तो अभी लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल की सरकार हो गई है। तो इसमें कुछ विकास हुआ होगा। दिल्ली पहले केंद्र शासित प्रदेश होता था, वहाँ प्रधानमंत्री बैठा करते थे, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इस देश की राजधानी है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इससे बेहतर थी, उसको बेहतर किया गया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ये है कि कोई भी एक अधिकारी, कोई भी एक बड़ा नेता अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है। वैसी व्यवस्था को, उस दलदल से हमें बाहर निकलना है। उसके लिए हमें दिल्ली से तुलना न करिए, हमें थोड़ा और वक्त दीजिए, और हमारी दिन प्रतिदिन स्थिति अच्छी हो रही है। और ये जनता को भी लग रहा है, बच्चों को भी लग रहा है, अध्यापकों को भी लग रहा है, और समाज को भी लग रहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने अपनी बेबाक राय रखी, अपने हर मुद्दों पे हमारे हर सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत स्वागत है।